अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम टूटने वाला है, क्योंकि पिछले 72 घंटों में जो कुछ हुआ है उसने पूरे मिडिल ईस्ट को फिर बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ ट्रंप खुलेआम ओमान को धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान अमेरिकी ड्रोन और टैंकरों को चुनौती दे रहा है। अमेरिकी ईरानी ड्रोन मार गिरा रहे हैं। इधर इजराइल लेबनान और गाजा में हमले और तेज कर चुका है, और इन सब के बीच पर्दे के पीछे डील, सीज फायर और अब्राहम अकॉर्ड्स की राजनीति चल रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि युद्ध दोबारा शुरू होगा या नहीं, असली सवाल यह है कि होर्मुज कब खुलेगा, क्योंकि अगर दोबारा जंग भड़की तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया आर्थिक भूचाल की चपेट में आ सकती है। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन पहले होर्मुज के हालात पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखते हैं। होर्मुज पर किसका रहेगा कंट्रोल? क्या ईरान वसूल दोनों देशों के बीच सिर्फ बयानबाजी ही नहीं हो रही, बल्कि ये बारूद बनकर ईरान की धरती पर गिर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान की सबसे रणनीतिक पोर्ट सिटी बंदर अब्बास को अपना निशाना बनाया। बंदर अब्बास सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात ईरानी नेवी और IRGC का मुख्य ऑपरेशनल बेस है। अमेरिकी हमलों के बाद पूरा बंदर अब्बास धमाकों की गूंज से दहल उठा। बंदर अब्बास धमाकों के दौरान फारस खाड़ी के ऊपर अमेरिकी सेना की बेहद खास एयर एक्टिविटी देखी गई। अमेरिकी एयरफोर्स का E-3B सेंट्री अवॉक्स KC-46A टैंकर, RC-135W रिवर जॉइंट और नेवी का P-8A समुद्री निगरानी विमान लगातार खाड़ी के ऊपर उड़ान भरते देखे गए। ये सभी विमान किसी बड़े ऑपरेशन से पहले इस्तेमाल होने वाले हाई वैल्यू मिलिट्री प्लेटफॉर्म माने जाते हैं। इस दौरान ईरान ने भी ड्रोन से पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी नेवी ने उन्हें आसमान में ही ढेर कर दिया। इस हमले के तुरंत बाद ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बकर गालिबाफ के करीबी सूत्रों ने सीधे तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी ऑपरेशनल फोर्स को कमजोर करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इतिहास गवाह है कि ईरान ने हर अमेरिकी हमले के बाद चुप रहने के बजाय उनके जहाजों पर फायरिंग करके जवाब दिया है, बल्कि अमेरिकी नौसेना को उसी की भाषा में जवाब देंगे। ईरान को पता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत, ईरान को पता है कि दुनिया के तेल की लाइफलाइन को दबाकर कैसे अमेरिका को ब्लैकमेल किया जा सकता है। ईरान के कदम के बाद दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। हॉर्मुज में अभी भी 100 से अधिक तेल टैंकर फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे हैं। इसीलिए ईरान दुनिया की इस
कमजोर नस को दबाकर रखना चाहता है ताकि अमेरिका को झुकाया जा सके, लेकिन ट्रंप का मानना है कि वक्त आने पर उन शिप्स को निकाल लिया जाएगा। इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के सबसे भरोसेमंद और सीनियर सलाहकार अली अकबर वेलायती ने इतिहास का हवाला देते हुए अमेरिका को उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश की है। वेलायती ने कहा, समझौते के बने रहने की असली गारंटी हॉर्मुज जल डमरू मध्य है। इतिहास गवाह है कि सिकंदर और चंगेज खान से लेकर ट्रंप तक जो भी हमलावर वर्चस्व कायम करने आया, उसे आखिरकार ईरान की समृद्ध सभ्यता ने अपने भीतर समाहित कर लिया। राष्ट्रवाद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पेट्रो डॉलर के दम पर खरीदा या किराए पर लिया जा सके। ये गहरी जड़ों वाली सभ्यतागत अस्मिता है। ईरान के तेवर और अली अकबर वेलायती का ये बयान साफ दिखाता है कि तेहरान पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सिकंदर और चंगेज खान से ट्रंप की तुलना करके ईरान ने यह संदेश दे दिया कि वो हॉर्मुज को अपनी ढाल भी बनाएगा और जरूरत पड़ने पर अमेरिका के खिलाफ हथियार भी। अमेरिका ने ईरान के इसी ब्लैकमेलिंग को रोकने के लिए उस पर नाकेबंदी भी लगा दी। अमेरिका ने हॉर्मुज के आसपास 109 ईरानी जहाजों का रास्ता बदल दिया। अमेरिकी सेना का दावा है कि यह कदम ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए उठाया गया। अब अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ईरान के पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ये वही संस्था है जिसका गठन हॉर्मुज से गुजरने के अनुरोधों की समीक्षा करने के लिए किया गया था। अमेरिका ने ईरान के इस तंत्र को समुद्री जबरन वसूली करार दिया है और दावा किया है कि इसका संबंध IRGC से है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, अमेरिका ईरान पर अपनी आर्थिक घेराबंदी को और सख्त करना जारी रखेगा। बेसेंट ने ऐलान किया, इकोनॉमिक फ्यूरी के जरिए अमेरिका ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले दुनिया के सबसे प्रमुख देश पर आर्थिक शिकंजा कस दिया है। हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, ये दुनिया की ऊर्जा की लाइफलाइन है। यही वजह है कि अमेरिका इसे इंटरनेशनल कॉरिडोर बताता है। और ईरान इसे अपनी सुरक्षा और रणनीतिक ताकत का हिस्सा मानता है। अब सवाल यह है कि क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा या फिर दुनिया एक और समुद्री संघर्ष देखने जा रही है। इस पूरे विवाद की जड़ में सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बल्कि आर्थिक दबाव भी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान की आर्थिक कमर टूटे, इसीलिए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जबकि ईरान चाहता है कि हॉर्मुज उसकी सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप बना रहे। यानी एक तरफ डॉलर की ताकत है, दूसरी तरफ तेल की नब्ज। टीम न्यूज नेशन। एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से। ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया है कि ईरानी वार्ताकारों और सुप्रीम लीडर के बीच तालमेल की बेहद कमी दिखाई दे रही है। मुश्तबा बातचीत को लेकर कितना अपडेट है, इस पर संदेह है। वही ईरानी वार्ताकारों के ट्रंप प्रशासन ने से तालमेल पर भी सवाल उठाया है। यानी शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि बातचीत में अविश्वास सबसे बड़ी कड़ी है और वही यहां पर भी बात सामने आ रही है। इधर ईरान के मिसाइल साइट को लेकर CNN का दावा, अंडरग्राउंड मिसाइल साइट तक ईरान ने फिर पहुंच बनाई। मिसाइल साइट के 50 मुहानों को दोबारा खोला गया। हमले में अंडरग्राउंड मिसाइल साइट के मुहाने बंद हो गए थे। बताया जा रहा है कि इन मुहानों को खोलने के लिए पहले रास्ता बनाया गया, उसके बाद वहां डंपर और बुलडोजर ले जाया गया, जिसके बाद इस मिसाइल साइट को सुरंगों के लिए खोल दिया गया। मेरे साथ दो खास मेहमान बहरहाल जुड़ रहे हैं, एम्बेसडर दीपक वोरा साहब और साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल अरविंदर सिंह ओबरॉय साहब। आप दोनों का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। एम्बेसडर वोरा, क्या ये शांति वार्ता में सबसे बड़ी कड़ी खुद ट्रंप बन गए हैं और यही ट्रंप ही वो कारण है जिसकी वजह से डील नहीं हो पा रही, या कुछ और कारण है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूं। आपको दो चीजें मैं पहले स्पष्ट कर देता हूं कि 20 साल में उस एरिया में रहा हूं और आई नो दैट एरिया बैकवर्ड्स। ईरान की मानसिकता, ये जो मूल्य हैं वहां पर, आई अंडरस्टैंड दैट। दूसरी चीज ये है कि ट्रंप ने और शुरू से ही इजराइल ने एक ही चीज कही है, नो न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि हमारे अस्तित्व पर खतरा है। ईरान क्यों चाहता है न्यूक्लियर वेपन? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ईरान क्या चाहता है? किस पे हमला करेगा? भूटान पे करेगा या जापान पे करेगा, इजराइल पे करेगा? जबकि वो इस एरिया का मेंबर नहीं है, मिडिल ईस्ट का वो मेंबर नहीं, बहुत दूर है।
1800 किलोमीटर दूर है इसराइल से, तो क्यों फुदक रहे हो पैलेस्टीनियंस के बारे में? क्योंकि आप रेलेवेंस चाहते हो, चाहते हो कि कोई ना कोई मुझे वहां पर मुद्दा मिल जाए जिसमें मैं वहां जाके अपनी बात रखूं। क्योंकि याद रखें सर, ये शिया है और सुन्नी, सारी अरब मोनार्कीज एक के अलावा सब सुन्नी है, ईरान से नफरत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा शातिर खिलाड़ी है, वो कोई रुकावट नहीं है। जो उसने कहा ना इब्राहिम अकॉर्ड आप जानते हैं 2020 में जो अग्रीमेंट हुआ था बिटवीन, अमेरिका ने करवाया था, यूएई और इसराइल के बीच में संबंध हो गए थे। फिर बिल्कुल। बहरीन ने भी सूडान ने भी, मैं राजदूत था आपका वहां 500, उन्होंने भी ज्वाइन किया, बहरीन ने भी किया, एक और ने भी किया था, बट मोरक्को ने भी बाकियों के किया लिए था। तो धर्म संकट है वो ना। चाहता, आप पाकिस्तान को कह रहे हैं आप साइन करिए, आप सऊदी ये अरेबिया तो को करिए, आप साइन यही मैं करिए। बता रहा हूँ, यही मैं बता रहा हूँ सर। इब्राहिम नाम इसलिए है कि जो तीन बड़े समुदाय हैं, तीन कम्युनिटीज हैं जिनका जन्म वहां पर हुआ था, इस्लाम, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी। इब्राहिम उन सबके परदादा थे। एक यहां से गई एक लाइन, एक ये लाइन यहां गई, तीसरी लाइन इधर से गई। सब गल्फ मोनार्की साइन करेंगे, अमेरिका से डरते हैं, और अमेरिका से ज्यादा अगर किसी से डरते हैं वो ईरान है, और उनकी सिक्योरिटी सिर्फ इजराइल दे सकता है वहां पर सर। तो ये इसने एक ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला है, ट्रम्प साहब ने ट्रम्प कार्ड खेला है, जो बाकी लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए अब पाकिस्तान देखते जो हैं ये मर्जी करे। ट्रम्प साहब का जो ट्रम्प कार्ड है वो कितना काम करता है। दीपक बोहरा साहब, ये आप जाहिर है देखेंगे। आपका बहुत जबरदस्त अनुभव है इस क्षेत्र में, और जो आपने बातें भी कही है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप हमारे मंच पे आके हमारे दर्शकों को अपने अनुभव से रूबरू करा रहे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है great। एक बड़ा मैं जा रहा हूं, अनुभव, अगर बख्शी साहब आ गए तो। बख्शी साहब आ गए, He's the और उनका best। अनुभव तो शायद बहुत बड़ा है। अगर हम सैन्य लिहाज से भी देखें, बख्शी साहब का जो अपना रुआब है, और अच्छा लग रहा है बख्शी साहब आज स्माइलिंग फेस के साथ हमारे साथ जुड़े। बख्शी साहब बहुत धन्यवाद, और आपको देखकर बोहरा साहब भी बहुत खुश हैं, और जो हमारे ओबरॉय साहब है वो भी बहुत खुश है। जनरल बख्शी, शुरुआत में एक और बात से करना चाहता हूं कि अगर आपको बातचीत करनी है तो शुरुआती तौर पे कुछ ऐसे मुद्दे उठा लीजिए जिसपे आप दोनों के बीच एक समन्वय हो जाएगा। आप क्यों एनरिच यूरेनियम को लेकर आ रहे हैं सामने, और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल आपके लिए नहीं, हमारे लिए ज्यादा जरूरी बन गया है। देखिए, जहां तक न्यूक्लियर इशू का सवाल है, द सिंपल फैक्ट इज 2015 में बराक ओबामा साहब के टाइम में एक बहुत सुंदर अकॉर्ड हो गया था, JCPOA, जिसके तहत ईरान ने एग्री किया था कि वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम IAEA या रूस को हैंड ओवर कर देगा और इंस्पेक्शंस हर साल कराएगा, और उसने कमिट किया था कि मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा। जवाब में उन्होंने बहुत सारे सैंक्शंस, और जो इनका ब्लॉक्ड पैसा किया हुआ है ईरान का पैसा है जो कि उनकी बैंकों में था, वो सब गायब हो जाता है, क्योंकि एक नया तरीका है आजकल, रूस अपना पैसा बैंक में डाले अमेरिकन या यूरोपियन तो वो उनके बाप का हो जाता है। सो वो सब हो गया था। मुझे समझ नहीं आया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को आके उसको रद्द कराने की क्या ज़रूरत थी, और रद्द करके अब वो उसी फैसले पे जा रहे हैं। और अड़ इसलिए गई है सुई कि वो चाहते हैं कि लोग उनसे ये सवाल ना करें कि भाई ये फैसला तो 2015 में हो गया था, आपने क्या गेन किया है इसके ऊपर। तो वो ही ट्राइंग टू सी कि कुछ पैसा ना मिले, कुछ ना मिले, ये वो, दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। अभी भी डील तकरीबन अगर होती है तो वही जो रूपरेखा होगी वो वही रहेगी, या रूस के पास जाएगा एनरिच्ड यूरेनियम या चीन के पास जाएगा, वन ऑफ दीज टू। तीसरी जगह डोनाल्ड ट्रंप तो खारिज कर चुके हैं, और ईरान कह रहा है कि आई विल रिजर्व माई राइट टू पीसफुल यूजेस। अरे साहब, वो बहुत चीजें खारिज कर चुके हैं, फिर ला चुके हैं, फिर खारिज कर चुके हैं। अभी तो देखिए कितनी पलटियां और मारनी पड़ती हैं। मिड टर्म इलेक्शन आ रही है ना साहब मिड टर्म इलेक्शन सर पे है, प्राइमरी शुरू हो गई है। पीट हेग्सेथ कैंपेन करने जा रहे हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए, विच बाय लॉ ही इज नॉट अलाउड, बट वो कर रहे हैं। बिल्कुल।
वोरा साहब, सवाल इस बात का है जब ईरान कहता है वो देखिए, कहने का मतलब ये है, सर, मैं थोड़ा सा सर, यहाँ, प्लीज बोलिए जनरल बख्शी, बोलिए प्लीज। हाँ देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हाँ सॉरी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम लोग सब बहुत इजराइल के फेवर में थे। जब इजराइल पे हमला हुआ, देयर वाज एम्पैथी, सिंपैथी इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन थोड़ा सा नेतन्याहू साहब ने अब ओवरकिल कर दिया है। अगर आप वो जो वहाँ के अब 900 दिन हो गए हैं लड़ते, आपको काफ़ी बुरी तगड़ी पिटाई करी है हमास की, हिजबुल्लाह की, ईरान पे चढ़ गए, ईरान को खलास करने की कोशिश करी, रिजीम करने की कोशिश करी। माफ़ कीजिए, आपकी मिसकैलकुलेशन थी। यू मिसकैलकुलेटेड, यू अंडर एस्टिमेटेड, एंड बोथ अमेरिका एंड इजराइल हैव पेड अ प्राइस फॉर दैट मिसकैलकुलेशन। अब ये कहना कि ईरान को पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी का भी कोई हक नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि ऑयल इज अ फाइनाइट रिसोर्स, सम टाइम और द अदर उनको जाना पड़ेगा टू अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, राइट। और अगर अपना है भी तो वो एक्सपोर्ट करके इकोनॉमी चलानी होगी। अपने बिजली पानी के लिए आपको न्यूक्लियर एनर्जी, बिल्कुल सही कहा आपने जनरल बख्शी। आपकी सबसे बड़ी इकोनॉमिक ताकत आपका ऑयल है, अलोन से आपकी सबसे बड़ी इकोनॉमिक ताकत आपका ऑयल है। लेकिन वोरा साहब, जब ईरान संकेत देता, मैं आपको बता दूं, एक और खास मेहमान जमीर अब्बास साहब भी ईरान से हमारे साथ जुड़े हैं। अब्बास साहब, बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ नेशन के मंच पे आने के लिए। वोरा साहब के बाद मैं आपके पास आता हूं। वोरा साहब, लेकिन जब ईरान ये संदेश देता है कि साहब सिकंदर और चंगेज खान ने भी बड़े प्रयास किए, ट्रंप तुम भी बहुत प्रयास कर लो लेकिन सफल नहीं हो पाओगे, तो इसका क्या मतलब है? ईरान मतलब क्या संदेश देना चाहता है? बेवकूफ लोग हैं, ये चीजें नहीं कही जाती हैं। ईरान ने किसी पर कभी हमला नहीं किया, ये कहानी हमने भी सुनी है। तो हमास कौन था उसका दामाद? हिजबुल्लाह कौन है उसका दामाद? हुती क्या कर रहा है सर? हुती को क्यों बनाया उसने? इजराइल पे हमला करने के लिए या सऊदी अरेबिया को ठोकने के लिए? ये सब कहानियां होती हैं सर। मुझे बहुत समय हो गया, 53 इयर्स इन डिप्लोमेसी। जनरल बख्शी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अमेरिका के ऊपर कोई इकोनॉमिक प्रेशर नहीं है। और जो अभी आप मिड टर्म पोल्स की बात कर रहे थे, जो अभी 27 प्राइमरीज हुई हैं, 27 ट्रंप ने जिस को एंडोर्स किया वो जीत गए हैं। सर, अमेरिका डिटेस्ट ईरान। प्लीज, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन होती है सड़कों पे, भूल जाइए उनको। और फिर आप JCPO की बात कर रहे थे कि 20 साल तक हम नहीं करेंगे। 20 साल के बाद क्या होगा सर? भूल जाएंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम? Nobody trusts ईरान। सर, कितने इस्लामिक समुदाय के लोग के देश आए हैं ईरान का समर्थन करने? सर, कौन आया है? बट सर, आज वोरा साहब, अमेरिका को कौन ट्रस्ट कर रहा है? मैं बता देता हूं सर, अमेरिका से पंगा कौन ले रहा है? किसमें ताकत है सर? लेट्स बी क्लियर अबाउट दिस सर। जितनी मर्जी आप उसको गाली दो, but the fact is that he is the dominant power. लिया है और उसका कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक। Sir, all right, but sir, I dare not disagree with you. Let me just say, 20 साल में उस एरिया में रहा हूं सर, मैं जानता हूं। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि ईरान is getting clobbered very badly. उसकी हालत बड़ी खराब है। आपने let me complete sir. 3 चीजें मैंने देखी हैं। वोरा साहब, एक बात पे जरूर कहना चाहता हूं। वोरा साहब, अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाने के लिए किस किस से अनुरोध नहीं किया? आपने फ्रांस से किया, आपने यूरोपियन कंट्रीज से किया, कौन सामने आया? सब तो आपसे अलग थलग पड़ गए। अब तो गल्फ देश भी आपसे अलग थलग जाना चाहते हैं। उनकी मजबूरी है अमेरिका, लेकिन वो चाहते नहीं अंदर से, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इजराइल और हमें बचाने की अगर बात आएगी तो सबसे पहले इजराइल को अमेरिका बचाएगा, हमें छोड़ देगा। इजराइल को किससे बचाएगा सर? आपने कहा ना इजराइल को बचाएगा, किससे? सर, अभी तो ईरान ही सामने खड़ा है ना। थैंक यू वेरी मच। भूटान से नहीं बचाएगा। और फिर कह रहे कि इजराइल को बचाएगा, हमें छोड़ देगा। हमें किसके सहारे छोड़ देगा? हमें क्यों छोड़ेगा? हमें किससे खतरा है? आपने खाड़ी मोनार्कीज की ये बात की है ना अभी, गल्फ मोनार्कीज की। इजराइल को बचाएगा अमेरिका, हमें छोड़ देगा। आपको किससे खतरा है? टेक इट फ्रॉम मी, दे डोंट लाइक ईरान। और जो हॉर्मुज को बंद किया है सर, साउथ कोरिया ने बंद नहीं किया है, बंद ईरान ने किया है। ये इंटरनेशनल वाटरवे है, ठीक है, नहीं बंद करा। सब फाइनली मैं कह देता हूं, ट्रंप साहब की 3 चीजें बहुत जल्दी से। एक तो आपने इंटरनेट खोल दिया था, अब फिर आप उसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, जॉली गुड।
सेकंड चीज आपने की थी, $500 मिलियन आपके विदेश मंत्री कतार गए हैं, $500 मिलियन फंड्स आपके रिलीज हैं, ऑल दिस कैन बी वेरीफाइड। और उससे आपने, यूरोप से एक जहाज आया था पानी का, उसमें मेडिसिन थी, मेडिकल सप्लाईज वहां पे नहीं है सर, दवाइयां नहीं है, पीपल आर डाइंग। ये दूसरी चीज थी। और तीसरी जो फाइनल चीज मैं आपको बता रहा हूं सर, मेरे इजरायली फ्रेंड्स ने कहा है कि अमेरिका के कुछ लोग हैं, आप जितना मर्जी मुस्कुराइए, सोचिए कि हम दुनिया के सुपर पावर हैं, ये हैं वो हैं, इट डजंट मैटर। द रियलिटी इज कि अमेरिका से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा। Okay. एक तो मैंने सुना था किसी को कि हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, आपका विदेश मंत्री कहता है तो $30 बिलियन का मेरा नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक और है, आपके वोरा 10 साहब, मुझे लगता है जमीर अब्बास साहब को एक बार, आपके 10 IRGC के कमांडर्स गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं, ओके, भ्रष्टाचार के आरोप में? फाइंड आउट सर, लेट मी नो। जमीर अब्बास साहब आप जवाब दीजिए और मैं बताऊं, अमेरिका से पूर्णिमा नाथ भी मेरे साथ जुड़ गए। पूर्णिमा जी बहुत धन्यवाद। अब्बास साहब, क्या ये जो बार बार खबरें आ रही हैं कि साहब कम्युनिकेशन गैप है ईरान के भीतर ही, चाहे वो मुस्तफा खामनेई और जो वार्ताकार हैं उनके बीच है, एक मत नहीं हो पा रहे हैं और यही कारण है कि ये डील नहीं हो पा रही है? जी शुक्रिया बहुत बहुत। वोरा जी अभी तक ख्वाब की दुनिया से बाहर नहीं आए हैं। इतनी बुरी सर, आई तरीके विल से नॉट मार टेक खाने के पर्सनल बाद कमेंट सर, प्लीज CNN सर, की और इनको चुप करा दीजिए सर, फिर मैं जा रहा हूं सर। NBC की रिपोर्ट। एक ऐसे मिनट वोरा व्यक्ति से साहब, मैं एक बात मिनट रुक नहीं जाइए, मैं पर्सनल मत बोलिए कुछ भी, आप मुद्दों पे बोल लीजिए। अब्बास साहब, जी। वोरा साहब हमारे बड़े नहीं, महत्वपूर्ण जी, मेहमान मुद्दों पे हैं, बोल मैं रहा नहीं हूं। चाहता कि कोई भी किसी के प्रति भी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करे, आप इश्यूज पे बात करिए सर। अब्बास साहब, नहीं, मुस्कुराने के बारे में, ये किसके बारे में टिप्पणी कर रहे थे? तो व्हेन यू वॉक टॉक द वॉक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पॉइंट ये है कि इनकी मिलिट्री सक्सेस के बारे में GD बख्शी साहब ने बहुत बार बता दिया है। CNN की रिपोर्ट है, एक एक करके मैं सारी चीजें इनकी क्लियर कर देता हूँ, सारे वहम क्लियर कर देता हूँ। CNN की और NBC की रिपोर्ट है कि 16 मिलिट्री बेसेस टोटली डिस्ट्रॉयड हैं, सैटेलाइट इमेजेस मौजूद हैं। तो इनके 30,000 सोल्जर्स भागे हुए हैं, वो होटल्स में रह रहे हैं, बेसमेंट्स में सो रहे हैं। ये इनकी हालत है। अगर इतने ही बड़े सुपर पावर हैं तो होर्मुज में 80 दिन इनको लगे, होर्मुज के नजदीक नहीं आ सके और होर्मुज पे इनका कब्जा नहीं है। जब इनकी सब कुछ इन्होंने तबाह कर दिया है तो आ जाएं तेहरान, आ जाएं होर्मुज में। होर्मुज से 1000 किलोमीटर दूर तक तो इनकी ताकत नहीं है अंदर आने की। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि ईरान तबाह हो गया है, तो मैंने खुद अपने इंस्टाग्राम पेज पे तकरीबन 2000 किलोमीटर मैंने ड्राइव किया है विद इन ईरान और उसके तमाम वीडियोस मैंने शेयर किए हैं। तो ये जो खाली ख्वाब की दुनिया है कि ईरान तबाह हो गया है, वो टोटल नॉनसेंसिकल है। किसी को पता नहीं है ईरान 1.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, इंडिया की आधा इतना बड़ा ईरान है। तो ईरान के, अगर ईरान में 15,000 लोकेशंस पर हमला हुआ है तो ईरान इतना बड़ा है कि वो 15,000 लोकेशंस पर जो, बट जमीर साहब, इकोनॉमिक कंडीशन तो बड़ी खराब है ना, महंगाई का स्तर आप देख लीजिए, लोगों की स्थिति कितनी खराब है वो आप देख लीजिए। अगर नेवल ब्लॉकेट हो गया है वहां पर तो उसकी वजह से भी जो आपके पास इनकम आ रही थी ऑयल से, वो उसमें भी रुकावट आई है। तो ये सारी कंडीशन तो आपके सामने खड़ी है। जी मैं आपको करेक्ट कर देता हूं उसमें भी। देखें, जो ट्रैफिक डेटा है, जो टैंकर ट्रैफिक डेटा है ऑफिशियल, उसका आप देख सकते हैं। प्रेस टीवी की कल की रिपोर्ट है कि कल 24 टैंकर्स ईरान के गए हैं, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया है। ठीक है, चाइनीज वेसल्स जा रहे हैं, ईरान का ऑयल बिक रहा है। आज ही की ईरान की रिपोर्ट है कि ईरान की ऑयल रिफाइनरीज प्री वॉर सिचुएशन पर आ गई हैं। तो ये वेस्टर्न थॉट के ईरान तबाह हो गया है, ईरान में बहुत प्रॉब्लम हो गई है, ईरान जो है ये पुराना हो गया है, यानी ये अब जो है चलता नहीं है। ओके अब्बास साहब, मेरे साथ पूर्णिमा जी भी है, मुझे लगता है अमेरिका का पर्सपेक्टिव भी सामने आना चाहिए। लेट मी कंप्लीट 30 सेकंड। ओके प्लीज कंप्लीट सर, 30 सेकंड दीजिए मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ईरान पूरा तबाह हो गया है, स्काई न्यूज, CNN, BBC के रिपोर्टर्स ने अभी रिपोर्ट किया है कि ईरान की नॉर्मलसी कितनी है और ईरान में क्या हो रहा है। ये जो ईरान को ठोक दिए, एक्चुअली अमेरिका इस वक्त गिड़गिड़ा रहा है ईरान के सामने कि डील कर ले, क्योंकि अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मियर शाइमर कह रहे हैं
पूर्णिमा जी बताएंगे कि वहां के पॉलिटिकल साइंस के अमेरिका के एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि वी हैव ओनली वन ओके, ऑप्शन, ठीक है। दैट इज अब्बास साहब, सबमिट टू आपकी बात ईरान। आगे। दिस इज नॉट पूर्णिमा व्हाट जी, मी आई एम सेइंग, क्या आपको लगता है कि अमेरिकन एक्सपर्ट्स आर सेइंग। ट्रंप साहब पे कोई दबाव नहीं है, मिड टर्म का भी कोई दबाव नहीं है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत गलत होगा ये कहना, स्पेशली इन द केस कि ईरान ख़त्म हो चुका है। ईरान को ख़त्म करने के लिए 73 ईयर्स कोशिश करा जा रहा है। फर्स्ट उनके ऊपर अटैक किया गया है मुसादिक को हटाने के लिए, और द रीज़न वाज ऑयल। अब जो उसके बाद जो रिटेलिएशन आया शाह के ऊपर, ही वॉज नॉट अ बेनेवोलेंट लीडर आइदर। वो तो सप्रेस कर रहा था ना, सारे डिसेंट्स को निकाल रहा था, एक तरफा रूल करा जा रहा था, डिक्टेटर। तो उसके ऊपर आक्रोश में फिर आपकी 1979 की आपकी ये रेवोल्यूशन हुआ, इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। ईरान जो एक उसको ख़त्म करने के लिए अमेरिका क्या क्या नहीं कोशिश किया है, लेकिन उसके ऊपर अटैक करने के लिए बार बार सोचा हुआ है। ट्रम्प का ये उनको वेनेजुएला 2.0 का जो बहम था वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन कल की बात कर रही हूँ मैं, आपको कोट एंड कोट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। कल की बात है, ट्रम्प ने क्या बोला, ओमान विल बिहेव जस्ट लाइक एवरीवन एल्स और एल्स विल हैव टू ब्लो देम अप। ये किस तरह का शब्द है, कोई प्रेसिडेंट की डेस्क से आ रही है? आप मुझे बताइए। और एक कोट मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। इफ सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, Egypt and Jordan do not sign on to the Abraham Accords, we are not going to move forward with an Iran deal. I mean, those continues owe it to us. Who are you to dictate to other countries as to कौन अकॉर्ड में साइन करेंगे? आपने डिसीजन लिया ईरान के ऊपर बम गिराने की, आपने ईरान डील की शर्त आपने बाकी कंट्रियों के ऊपर रख रहे हो। उसके ऊपर लिटरली नेटो कंट्रीज के ऊपर आपने गलत शब्द यूज किया, बाकी कंट्रीज के ऊपर आपने गलत शब्द यूज किया। सबके साथ ये वही ट्रम्प है जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी को भी डेड इकोनॉमी बता दिया था। यूरोप को धमका रहे हैं, ओमान को कह रहे ब्लॉक कर दूंगा, ईरान को कह रहे हैं कि मैं पाषाण युग में भेज दूंगा। जनरल बख्शी, आप निगोशिएशन की टेबल पे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, आप शांति लाने की बात कर रहे हैं, और आप सबसे बड़ी अशांति का कारण बने हुए हैं पूरी दुनिया में। नहीं, बिल्कुल उसमें शक क्या है। इनको तो नोबेल पीस प्राइज चाहिए। 9 देशों पे सेकंड टर्म में अटैक कर चुके हैं, लड़ाई छेड़ चुके हैं। अभी अगली बारी क्यूबा की है। तो देखिए, अब देखिए कि ये कहना कि अमेरिका बहुत स्ट्रांग है, उससे कोई पंगा नहीं ले सकता, ईरान ने लिया है, एंड इट हैज गॉटन अवे विद इट, एंड इट हैज सेट अ गुड एग्जांपल फॉर द थर्ड वर्ल्ड। एक टाइम में ब्रितानवी सरकार भी बहुत ताकतवर थी, कोई उससे पंगा नहीं ले सकता था। रानी और झांसी को उसने कह दिया आपका प्रशासन ठीक नहीं है, हम टेक ओवर कर रहे हैं, आपकी अपनी संतान नहीं, वी आर गोइंग टू रूल द कंट्री। इस तरह करते करते पूरे भारतवर्ष पे राज किया था। तब भी हम लोग लेट गए थे। अगर हम अब भी लेटते रहे अमेरिका के सामने भी तो फ़र्क क्या हुआ? फिर हमारी 70-75 साल की आज़ादी का क्या मायने बना? हम इस वक्त ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं, ग्लोबल साउथ की आवाज़ है। अगर हम इतनी कमज़ोरी दिखाएंगे, जबकि हमारे सामने मिसाल पेश की है ईरान ने, दैट यू कैन स्टैंड अप टू अ सुपर पावर एंड अ रीजनल पावर कंबाइंड, एंड उनका हेड में बी ब्लडिड, इट इज़ नॉट बोल्ड, झुका नहीं है वो सर, खून से लहूलुहान हो गया हो, झुका नहीं है। देयर इज नो डाउट ऑन दैट स्कोर। और जितनी उनको मार पड़ी है उसके तकरीबन बराबर की मार उन्होंने वापस लगा दी है। अमेरिका के 17 एयर बेसिस थे, 275 इमारतें जो उनमें थी सब की सब ढा दी गई हैं, ज़मींदोज हो गई हैं। जैसे आपने सही फरमाया कि वो सारे लोग जाके उनके सिपाही होटलों में ठहरे, होटलों में भी हमले हुए। ईरान ने होटल में भी फॉलो किया सैटेलाइट से और वहाँ भी अटैक किए। 43 आपके जहाज उड़ गए हैं। आप कह रहे हैं 13 जो है घायल हुए हैं, शहीद हुए हैं।
415 घायल हुए हैं। नॉर्मल रेशियो किल टू वुंडेड इज 1:3, 1:4। उसके मुताबिक नॉर्मल लिहाज से आप झूठ ना बोलें ठीक तो है। आपके 100 के ऊपर बिल्कुल तो जनरल अमेरिकन बख्शी, मुझे शहीद हो लगता है कि मैं वोरा साहब, आप मुझे कुछ धीरे पलों के लिए धीरे यहाँ पर करके रुकना होगा एक बताएंगे छोटे कि से जो- ब्रेक के लिए। उसके बाद एम्बेसडर वोरा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये वाकई बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ ट्रंप अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन इस युद्ध से पूरी दुनिया परेशान है, और वो क्यों परेशान है हम सब लोग जानते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन क्या वाकई शांति आएगी या दोबारा युद्ध छिड़ सकता है, ये सबसे बड़ा पहलू है। सवाल ये है, क्या ये सीज फायर टूटेगा या ये बातचीत की गाड़ी आगे बढ़ेगी। एम्बेसडर वोरा, एक और बात सामने आती है, जितना नुकसान अमेरिका ने, चाहे वो मिसाइल सिटी को हो, ड्रोन सिटी को हो, अब सुनने में आ रहा है कि वापस उसी स्थिति में ले आया है ईरान। अगर ले आए तो मुबारक हो। That's all that I can say. पहली जनरल बख्शी साहब आपको बताएंगे कि जब जंग होता है सबसे पहली मौत सच्चाई की होती है, लोगों की तो मौत बाद में होती है। सो आई डोंट नो व्हाट द रियलिटी इज। मैं वहां जाता रहा, उनकी आर्थिक सिचुएशन खराब है। जब उन्होंने पीस डील की बात की थी, कुछ चीजें हुई, $500 मिलियन रिलीज किए, तो जो रियाल था वो 15% ऊपर चढ़ गया था, अब फिर वापस आ गया, गिर पड़ा है। 15 लाख रियाल है शायद $1 के। बिल्कुल। जब मैं कुछ साल पहले गया था तो 100 रियाल थे $1 के। ये चीजें जो है सर, इट्स द इकोनॉमी। जैसे वो बिल्लू भाई क्लिंटन का कैंपेन मैनेजर कहता था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। अब वो क्या कर रहा है, गला दबा रहा है, इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन। बाद में आप जो मर्जी बातें कहिए, हमारे पास ये, हमारे पास वो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। रियलिटी इज दे आर सफरिंग बैडली। कोई मानने को तैयार नहीं है, गुड लक टू यू। मैंने तो बहुत सी जंगी सिचुएशंस देखी हैं, मैं अफ्रीका में कई साल रहा हूं, हालत खराब है। बट एम्बेसडर वोरा, अमेरिका भी एक कमोबेश मिनट यही सर। स्थिति में है, वो भी ही युद्ध करना चाहता। नहीं सर, दे वांट टू गेट ओवर दिस। खत्म करें इसको जितनी जल्दी हो सकता है। न्यूक्लियर इशू इज नॉन नेगोशिएबल उनके लिए। आप जो मर्जी कहते रहिए कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बट द रियलिटी इज दैट डोनाल्ड ट्रम्प्स जो उसने एंडोर्स किए थे कैंडिडेट्स, मैडम नाथ इज हियर फ्रॉम अमेरिका, 27 ऑफ देम इन द प्राइमरीज रिपब्लिक, वो सब जीत गए। ये इलेक्शन नहीं है, दिस इज द प्राइमरीज। नो, आप जिस फैसला करते हैं कौन लड़ेगा। ही इज स्टिल ट्रेमेंडसली पॉपुलर अमंगस्ट हिज ओन कंस्टिट्यूएंसी। और ये CNN वगैरह पे मैं भरोसा नहीं करता सर, ये कभी घड़ी में तोला घड़ी में मासा हो जाते हैं। आई ट्रस्ट पीपल हु आर ऑन द ग्राउंड, और हमें खबर। मैं नहीं हूं अभी अमेरिका में, मैं भारत में हूं। बट एम्बेसडर वोरा, मैं आपसे एक निवेदन करूं, अगर आपने कहा कि न्यूक्लियर इशू इज नॉन नेगोशिएबल, तो साहब 28 से पहले तो ओमान जब मध्यस्थता कर रहा था ये बात हो गई थी, वो न्यूक्लियर इशू पे भी बात करने को तैयार हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन पे हमला हुआ। यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि भरोसा नहीं है बेटा। चाणक्य ने एक चीज कही थी, इंटरनेशनल रिलेशन में अगर भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं होता। धोखा इसलिए था कि उन्होंने कहा ये कुछ करेगा। अब सही किया गलत किया वो आप फैसला करिएगा। हमास के पास हथियार कहां से आए थे? Amazon.com से। हिजबुल्लाह के पास कहां से आए थे? शायद उन्होंने मार्केट प्लेस में लिए होंगे। हुती के पास कहां से आए सर? किसने दिया सर? जब मैं यमन में होता था वो फटे पजामे पहन के घूमते थे उनके मिलिट्री वाले। आजकल देखिए कितने स्मार्ट यूनिफॉर्म्स हैं। कहां से आता है ये सब पैसा सर? क्या एक्सपोर्ट है उनका? आई लीव इट टू यू टू डिसाइड। नहीं तो आप, ये तो दुनिया जानती है, ईरान देता है उन्हें सपोर्ट। भाई होती Thank you है, very much. हिजबुल्लाह है, हमास है, सिया मिलिशिया है, ये किसने पाल रखे? सबको ईरान ने पाला है। क्यों? वो तो आप बेहतर जानते हैं क्यों पाला है करके। जनरल बख्शी से जानकार है इस मामले में। अगर आपको बंदर क्यों पाला अब्बास में अगर नाकेबंदी करनी है तो आपको हुती को इंडिकेट करना है, आपको इजराइल को डिस्टर्ब करना है, आप हमास हिजबुल्लाह को कह दीजिए। हुती को पाला है सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट। उन्होंने हमले किए हैं ना वहां के ऑयल सिस्टम बिल्कुल। पर, ऑयल इंडस्ट्री पर। तो हुती तो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट है। आई थिंक अब्बास साहब, ये बात तो सच है ना कि डिस्टेबलाइज करने के लिए ईरान ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा। आज हम कह तो रहे हैं कि साहब ईरान पे हमला क्यों किया, लेकिन ईरान ने भी जो पूरी पेशेबंदी की थी वहां पर किस लिए की थी? भाई इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन को पालना, जो इतने खूंखार ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो कर रहे हैं? इसके पीछे का क्या मकसद हो सकता है किसी भी देश का? जी शुक्रिया, मैं इसका जवाब दे दूं। पहले तो मेरे लिए बहुत शर्मनाक है कि हिंदुस्तान के लिए अगर कोई कह रहा था कि हेल होल है और हिंदुस्तान की कोई तौहीन कर रहा था तो कोई पैनलिस्ट मुस्कुरा रहे थे
हिंदुस्तान की तौहीन और इंसल्ट पे मुस्कुराना मेरे लिए बहुत ही भारतीय होने के लिहाज से इंसल्टिंग है। हमें हम की कोई फॉरेन प्रेसिडेंट अगर हमारे मुल्क की इंसल्ट कर रहा है तो हमें मुस्कुराना नहीं चाहिए, बल्कि गुस्सा हमें आना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह और हुसी के बारे में, तो पहले तो इसका फंडामेंटल क्वेश्चन ये समझ लें कि हमास जो है वो क्या है, हिजबुल्लाह क्या है, हुसी क्या है। इन लोगों की जंग किससे? इसराइल से, किसी और फॉरेन मुल्क से है? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप मुझे बताइए, हमास, हिजबुल्लाह और हुसी ने, या हमास और हिजबुल्लाह से शुरू करें, इसराइल के अलावा उन्होंने किसी और पे हमला किया है आज तक? आपके पास अगर कोई डेटा है तो मेरे साथ शेयर कर दें। उन लोगों की अपनी लोकल जंग है और उनकी जमीन पर कब्जा हुआ है। जब से ये जंग शुरू हुई है 7 अक्टूबर से लेके आज तक इसराइल ने 1000 किलोमीटर कब्जा कर लिया है, पैलेस्टाइन, सीरिया और लेबनान में मिला के। तो ये जो मुस्कुराना है, मुझे शर्म आती है। हिंदुस्तान महात्मा गांधी का देश है, नैतिकता का देश है, और हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो किसी को मारने पे, 40,000 के बच्चों के मरने पे खुशियां मनाते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं ठोक दिया। इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है महात्मा गांधी के देश के होने के बावजूद। दूसरी बात यह है कि हमास, हिजबुल्लाह है, उन लोगों के लिए वो फ्रीडम फाइट है। उनकी जमीन पे कब्जा हुआ है। जिस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे कब्जा किया था, उसी तरीके से पैलेस्टाइन पे कब्जा हुआ है। और जहां तक महात्मा गांधी की बात है, महात्मा गांधी से पूछा गया था कि बताओ पैलेस्टाइन के बारे में आपकी क्या नजर है। 1937 में द हरिजन में उन्होंने जवाब दिया था, कहा था पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू द पैलेस्टीनियंस द सेम वे इंग्लैंड बिलोंग्स टू द इंग्लिश एंड फ्रांस बिलोंग्स टू द फ्रेंच। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था, ये नेल्सन मंडेला का स्टेटमेंट था कि पैलेस्टाइन शुड बी कंप्लीटली फ्री। ये स्टैंड जो है ये रेवोल्यूशनरी स्टैंड है कि पूरा पैलेस्टाइन आजाद होना चाहिए। तो ये तस्वुर के ईरान सपोर्ट करता है, ईरान सीना ठोक के बोलता है कि हम सपोर्ट करते हैं, और ईरान का सपोर्ट पैलेस्टाइन की आजादी के लिए है, था और रहेगा। और चाहे दुनिया में कोई कुछ भी कहे, पैलेस्टाइन की आजादी के लिए ईरान हमेशा खड़ा रहेगा। ये ईरान का क्लियर स्टैंड है, और नैतिकता के हिसाब से और गांधीवाद के हिसाब से हमारा भी यही स्टैंड ओके, मुझे लगता है और होना चाहिए। ओके, बहुत संक्षेप में एम्बेसडर वोरा, आप बेहतर जवाब दे सकते हैं इनका। मैं सिर्फ यही सवाल पूछ रहा था, ये गांधी जी की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं 1937 में, ये कौन सा साल चल रहा है सर? 2026 है? यानी तो 1560 में किसी ने, गांधी जी को भूल जाए। लेट मी जस्ट कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। भूल जाएंगे? मैंने आपको इंटरप्ट किया है सर? आपने सवाल किया है। मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं सर कि जो ही वोंट लिसन सर। अच्छा ठीक है, बोलिए एम्बेसडर वोरा, बोलिए प्लीज, कंप्लीट करिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं सर कि जमाना बदल गया है। दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। किसी ने 1840 में क्या कहा था और 1920 में क्या कहा था और 1617 में क्या कहा था, इट डजंट मैटर। अभी उनकी 2250वीं वर्षगांठ थी, सेलिब्रेशन ऑफ अमेरिकाज इंडिपेंडेंस, और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब केम लाइव एट द पार्टी। मैं नहीं था वहां पर, बट माय फ्रेंड्स वर देयर। बड़ी तारीफ की उन्होंने भारत की, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। सो द रियलिटी हियर सर, मेरा जो मानना है, इस समय खाड़ी के जो देश हैं उनमें से कोई भी ईरान पर भरोसा नहीं करता है। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। और इसीलिए वो चाहते हैं कि अमेरिका को इतना नाराज ना करें कि वो छोड़ के चला जाए, नहीं तो किसके पास जाएंगे सुरक्षा के लिए? एक अमेरिका तो है वहां पर बैठा हुआ, चाइना के पास नहीं जाएंगे, रूस के पास नहीं जाएंगे। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं सुरक्षा दे पाऊं। They'll have to depend on, ठीक है, on the ओके एम्बेसडर वोरा। जनरल बख्शी, ये एक मजबूरी भी है जो दीपक बोरा साहब कह रहे हैं, भाई किसके पास जाओगे? आपके पास अमेरिका के अलावा कोई विकल्प नहीं है अगर गल्फ देशों की हम बात करें। लेकिन सर, एक ईरान ने एक बार कहा था कि साहब हम आपके साथ खड़े हैं, हम मिलकर एक मुस्लिम काउंसिल बना लेते हैं, आपको क्यों अमेरिका की जरूरत है? नहीं, देखिए, यूएई भारत के पास नहीं आ रहा। यूएई का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे साथ हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, वो उनके नहयान साहब यहाँ पे आए हैं, और वो जैसे पाकिस्तान सऊदी अरेबिया तुर्की के साथ कूद गया है, तो वो हमारे साथ आने चाहते हैं। वो लिबरल है, लिबरल आउटलुक है उनका, यूएई का। और जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान ने हमेशा हमारा साथ दिया है। उन्होंने जब अफ़गानिस्तान में हम दोनों एक तरफ थे, जब नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट दे रहे थे, उन्होंने
हमको गेटवे दिया है छाबहार का अफ़गानिस्तान के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए। हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, अच्छा सपोर्ट रहा है। खासकर शाह के जाने के बाद हमारे रिश्ते अच्छे रहे उनके साथ। तो हमारे तकरीबन सबके साथ अच्छे रिश्ते थे और मैं तो सोच रहा था कि वी आर द बेस्ट प्लेस टू मीडिएट, लेकिन कुछ वजूहात से हम यूक्रेन में तो हम मीडिएट करना चाह रहे थे और गए भी थे हमारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन यहाँ जहाँ हमारी काफ़ी बुरी चोट पहुँच रही है इकोनॉमिक, उस लड़ाई को बंद करने के लिए हमें भी कुछ करना ही पड़ेगा साहब। और हम केवल इतना ही कर सकते हैं, हम लड़ाई में शामिल तो नहीं हो सकते, लेकिन हम लड़ाई को रोकने में दबाव तो ज़रूर डाल सकते हैं और मेरे ख्याल डालना भी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब चीन गए थे, मुंह की खा के आनी पड़ी। रूबियो साहब को यहाँ भेज दिया डैमेज कंट्रोल के लिए, और रूबियो साहब यहाँ आने के बाद पहला दौरा करते हैं कलकत्ता का मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ को मिलने, जो कि डूबियस ऑर्गेनाइजेशन है। हम सब जानते हैं मणिपुर मिजोरम में कुकी लैंड बनाने की क्या कोशिश की जा रही है, क्रिश्चियन कुकी लैंड। तो साहब फिर हमको भी सोचना पड़ेगा ना कि आप बोल रहे हैं अब देखिए ट्रम्प साहब भी फोन कॉल में, सर्जियो बोर के फोन कॉल में तब आते हैं कुछ और हो। एम्बेसडर वोरा, जब हम एक रिटर्न में कहते थे कि हम 500 बिलियन का खरीदेंगे आपसे अगले 5 सालों में। ट्रम्प साहब का बिल्कुल फंडा क्लियर है कि उनको दोस्त नहीं चाहिए, उनको कस्टमर चाहिए जो अमेरिका का माल खरीदे। He's not a president जो बिजनेसमैन बन गया। वो तो धंधे वाला है, नहीं तो हम लोग सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जनरल बख्शी भी जानते हैं। पर सर आप अमेरिका का नुकसान कर रहे हैं। अगर आप लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। यू नो बेटा, मैं रहा हूँ उस देश में बहुत साल, मेरी पोस्टिंग वहां है। हर साल मैं जाता हूँ 2-3 बार, मेरी फैमिली वहां पर है। मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ कि अमेरिका को राइट ऑफ करना इज प्रीमैच्योर। उसकी ताकत बहुत है, उसकी इकोनॉमिक ताकत। अभी लेटेस्ट IMF फिगर $32 ट्रिलियन इकोनॉमी, चीन की 20 ट्रिलियन की है, बहुत आगे है सबसे सर। इनोवेशन में, इन न्यू आइडियाज, इन टेक्नोलॉजी, वो बहुत दूर निकल चुका है। बाकी अखबारें वाले जो मर्जी कहते रहे, रियलिटी इज अमेरिका इज फार अहेड। और इसीलिए ट्रम्प साहब बार बार कहते हैं द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री, दिस दैट एंड द अदर। सर अगर नेगोशिएटेड सेटलमेंट नहीं होगा, अगर फंसा हुआ है न्यूक्लियर इशू पे, ट्रम्प हैज नो ऑप्शन वो पे। और अभी तक उसने अपना एक भी सिपाही वहां से कम नहीं किया, एक भी जहाज कम नहीं किया, एक भी वॉरशिप कम नहीं किया। क्यों सर? वहां पिकनिक कर रहे हैं। जब टाइम आएगा वो करेगा जो उसको करना चाहिए। हम लोग उसकी आलोचना करिए, बिल्कुल टेलीविजन फ्री है, जो मर्जी करिए, बट ही इज वेरी क्लियर वो क्या चाहता है, सही है गलत है। मुझे आप ये बताइए कि अभी आप लोग थोड़ा निराश तो हैं वहां पर। मैं आपको बताऊं, एम्बेसडर वोरा, पूर्णिमा जी पहले डाइंग फैन थी डोनाल्ड ट्रंप की। ये पिछले 5-6 महीने में उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, सीरियसली मैं बता रहा हूं। आप पूर्णिमा जी से पूछ लीजिए। पूर्णिमा जी बोलिए प्लीज। हाँ जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। यहाँ पे बार बार हूतीज, हिजबुल्लाह, उसके बारे में बात करा जाता है कि ईरान ने सपोर्ट किया। भाई ये कौन सी दुनिया में हम लोग रह रहे हैं कि हिपोक्रेसी हमें दिख नहीं रहा है। ग्लेयरिंग इट इज इन फ्रंट ऑफ माय आईज एंड समटाइम्स इट्स फैसिनेटिंग टू मी कि ग्लोबल नैरेटिव जो बनती है वो अमेरिका की डेस्क से बनती है, अमेरिका की मीडिया हाउस से बनती है। जस्ट बिकॉज दे आर पावरफुल, इनका पावरफुल मिलिट्री नहीं है सबसे, इनकी पावरफुल एसेट है उनकी मीडिया नेक्सस, उनके प्रोपेगेंडा नेक्सस। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हेडलाइन छपती नहीं है CIA के अनुमति के बिना। हो जाए तो रिपोर्टर को गायब कर देते। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे बार बार ये हम भूल क्यों जाते कि अमेरिका का प्रॉक्सी नहीं है, यूक्रेन अमेरिका का प्रॉक्सी नहीं है। अभी सऊदी, कतार, कुवैत, जो भी जहाँ जहाँ पे US बेसिस हुआ करता था, अभी तो ऑलमोस्ट सारे को ध्वंस करके बैठ गए ईरान वहाँ पे। मुझे आप बताइए, वो लोग अमेरिका के प्रॉक्सी नहीं है मिडिल ईस्ट में? अच्छा, ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की बात थोड़ी कर रहे। 800 कंट्रीज हैज 80 कंट्रीज हैज US 800 बेसिस
दे आर नॉट यूएस प्रॉक्सीज। अब जो ईरान केसेस में आपने यूएस फंड्स लगा के कर्ड्स को वहाँ पे भेजने वाले थे, वहाँ पे इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन करने के लिए, वहाँ पे राइड करवाने के लिए, वो अमेरिका की थर्ड पार्टी प्रॉक्सी नहीं है। तो ये एक तरफा नैरेटिव क्यों बनती है, मुझे समझ नहीं आती है। अगर कोई न्यूट्रली एनालाइज करे तो उनको तो सारे हिपोक्रेसी दिख जाएगी। लेकिन मुझे वही मेरा कंटेंशन वही है, अमेरिका इज पावरफुल। आप मुझे बताइए ना, जो मैंने शुरुआत में कहा, आप निराश हैं या नहीं? अब पहले आप उनकी डाइंग फैन थी, अब आप उनसे निराश हैं? सच बताइएगा आप। एम्बेसडर वोरा मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे। मैं बहुत टाइम से विश्वास कर रहा हूं। जब उन्होंने लिटरली शुरू किया था, कनाडा को ले लेंगे, उन्होंने ग्रीनलैंड को ले लेंगे, उन्होंने पैनामा कैनाल को ले लेंगे, लिटरली ये कब्जा करने के शुरू पहले दिन से शुरू हो चुका था। अब आई गेव हिम अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बेनिफिट ऑफ द डाउट के चेंज होने वाले, बट दैट डिडंट हैपन। बट आगे आता है तो हुआ क्या है कि हिज एग्रेशन हैज इंक्रीज्ड, एंड वो जो वेनेजुएला में किया है वो एम्बोल्ड किया उनको। ठीक है जनरल बख्शी, आपने कहा कि साहब भारत को एक भूमिका निभानी चाहिए। जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह का व्यक्तित्व ट्रंप साहब है, आपको लगता है कोई भी देश मध्यस्थता करना चाहेगा? आई थिंक अगर वन ऑफ द डिसइंसेंटिव्स था भारत के पास मध्यस्थता करने के लिए, वॉज ओनली एंड ओनली the mercurial personality, the narcissistic personality of Donald J. Trump। सुबह कुछ, दोपहर कुछ, रात कुछ, इनके साथ कोई भी क्या कहते हैं रैशनल डिस्कोर्स करना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई नहीं तो द इंडियन डिप्लोमेसी। आप देखिए ना, पाकिस्तान फंस गया। अगर हम यूक्रेन में मध्यस्थता पाकिस्तान फंस गया जनरल बख्शी, हजारों किलोमीटर दूर है। अभी देखिए कल तक पाकिस्तान बहुत खुश था, देखिए हम मध्यस्थता करा रहे हैं, हमारा इकबाल बढ़ रहा है। अब बोला चलो आओ इब्राहिम पाकिस्तान की तो नहीं, देखिए पाकिस्तान तो भीख का कटोरा लेके ये मुल्क, ये तो अब मैं कोई गाली गलौज नहीं करना चाहता, बट इसकी औकात क्या है? भीख का कटोरा लेके कभी सऊदी अरेबिया से, यूएई से, कभी अमेरिका से, कभी चीन से, और इतने सारे मास्टर्स बना लो तो सबकी बीन बजानी पड़ेगी, सब सांपों की बीन आपको बजानी पड़ेगी, और कोई ना कोई डसेगा आपको जब आपका ध्यान हटे, क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा चतुर लोग हैं। हर चीज़ में इन्होंने साइन किया था स्ट्रेटेजिक अलायंस विद सऊदी अरेबिया। एनी अटैक ऑन सऊदी अरेबिया इज़ एन अटैक ऑन पाकिस्तान। छक्के छूट गए जब पता चला कि साहब ईरान से लड़ना पड़ेगा, तो ये मध्यस्थता में लग गए। नहीं जी, हम तो मध्यस्थता कर रहे हैं, लड़ाई रोक रहे हैं, और उसमें बुरे फंसे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेंजर बटलर की जरूरत थी, उसको मिल गया, उसने जनरल बख्शी मैं क्षमा चाहूंगा, समय मेरे पास समाप्त हुआ है, लेकिन मैं बहुत आप तीनों का बहुत धन्यवाद करूंगा। जनरल बख्शी आपका भी बहुत आभार, एम्बेसडर वोरा बहुत शुक्रिया आने के लिए आपका, और पूर्णिमा जी हमेशा की तरह बहुत धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों के बीच जो युद्ध विराम को लेकर जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है, क्या वो कोई रंग लाएगी या दोबारा युद्ध होगा? यही दो सवाल आज दुनिया के सामने खड़े। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।